अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़फ़र ख़ान और आप देख रहे हैं ज़ेड नाउ टीवी। ज़ेड नाउ टीवी का बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम क्या कहता है क़ानून। जी हाँ, क्या कहता है क़ानून का आज हम पहला एपिसोड कर रहे हैं। शहर हैदराबाद के मारूफ एडवोकेट जनाब मोहम्मद अब्दुल वाहिद अली ख़ान साहब मेरे साथ मौजूद है, पैनल एडवोकेट। हम इनसे आज जानेंगे, ऐसे तो हालात बहुत है, बहुत से सवालात हैं, बहुत से लोग इससे नावाकिफ़ है कि क्या क़ानून है, किस तरह से हमें फॉलो करना होता है, क्या रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशंस है। ऐसे बहुत से न्यू जनरेशन है जो कि इस चीज़ से बहुत काफ़ी दूर है, जैसा कि हालात से वाकिफ़ नहीं होते, जो मौजूदा हालात होते हैं उससे जैसा कि दूर रहते हैं, उसी तरह से क़ानून में भी बारीक से बारीक क़ानून होते हैं जो कि आजकल जो नौजवान हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से जो क्राइम्स हो रहे हैं, ये जो हालात नज़र आ रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद लोग हालात के बाद सोचते हैं कि अब मेरा शायद ऐसा हो जाएगा, लेकिन उससे पहले सोचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर चीज़ के लिए क़ानून है दुनिया में, सारी देश में है, सारी दुनिया में है। तो आज ऐसे ही मसले मसाइल काफ़ी लोग हमसे पूछ रहे थे कि ऐसा कुछ प्रोग्राम हो जिसमें जो है क़ानून की भी लोगों को मालूमात हो, अवेयरनेस हो। तो इसमें मेरा साथ दे रहे हैं आज हमारे शहर हैदराबाद के एडवोकेट साहब वाहिद अली ख़ान साहब, जो कि काफ़ी दिनों से कह भी रहे थे कि लोगों में ये अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, तो अब इस वक्त MLC इलेक्शंस आ रहे हैं, उसी बारे में हम बात करेंगे क्योंकि अब वो इस वक्त मुद्दा लोग ये पूछने लगे हैं कि इसमें हमको हम अगर इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो इसमें एलिजिबल किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से वो प्रोसेस करना चाहिए। आज हम वाहिद ख़ान साहब से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम वाहिद साहब, आपका इस्तकबाल है ज़ेड नाउ टीवी के प्रोग्राम क्या कहता है क़ानून। तो क्या कहता है क़ानून, आज हम ये जानेंगे कि जो MLC इलेक्शन के हैं तो उसमें लोग एलिजिबल होने के लिए काफ़ी लोग सोचते हैं कि किस तरह से उसका प्रोसेस करें, क्या होना पड़ता है, किस तरह से उसका प्रोसेस करना पड़ता है। इस बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो मैं ज़ेड नाउ टीवी को मुबारकबाद देता हूं जो ऐसे जो इम्पोर्टेंट इशू के लेके आप आगे बढ़े हैं, बहुत ही मुबारकबाद है आप, क्योंकि इस मामले में कोई भी आगे नहीं पहल करे और आपका पहला एपिसोड है और पहले आप ये ऐसी चीज़ों को लेके जो आपकी बेचैनी महसूस किया मैंने, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। तो आज हम MLC कॉन्स्टिट्यूंसी के ताल्लुक़ से हम ये मालूम करेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है। ये इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है हमारी, 3 डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के एक कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। हैदराबाद, महबूब नगर, रंगारेड्डी, ये 3 डिस्ट्रिक्ट मिलके आपको एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है। इसके इलेक्शन इंशाल्लाह फरवरी मार्च में मुनक़िद होंगे। उसके लिए एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया ये है, हमको अगर हम वोटर बनना चाह रहे हैं तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए हमारे वोटर बनने के लिए हमारे को बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है ग्रेजुएट होना है। ग्रेजुएट वो भी जो 2017 में मुकम्मिल किए हुए हों, यानी 3 साल मुकम्मिल होना है उनके। जो 3 साल मुकम्मिल हुए वो लोग अपने वोटर राइट्स उनको मिलते हैं। वो भी इनरोल कराने के लिए आपको 2014 में हुआ था, अब फिर मुनक़िद हो रहा, तो उसमें जबकि जो कराए थे पूरे उसको नल एंड वाइड करार दिए गए, तो अब दोबारा फिर शुरू से करने का है। तो अगर हमको इनरोल कराना है तो ग्रेजुएट 3 साल पहले होना है और आपको हैदराबाद या रंगारेड्डी या महबूब नगर के आपके वहाँ के बाशिंदे होना, वहाँ के आपके सिटीजन रहने वाले होना। तो उसके लिए आप 3 चीज़ें होना है। एक ग्रेजुएट जो डिग्री होल्डर है वो सर्टिफिकेट होना है आपको, और वोटर आईडी होना है या वोटर आईडी का नंबर होना है उसमें जो मेंशन करने का है, और आधार कार्ड होने का है। ये तीनों चीज़ें आपको ज़रूरी है। और एक फ़ोटो के आप ले तो हमारी बाज़ाफ्ता इसकी GHMC की लिंक है इलेक्शन कमिश्नर की, उसमें आप जाके अपना करा सकते हैं, या नहीं तो किसी करीबी आप वो करके आप ऑनलाइन पे चेक कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है ऑलरेडी, अर्पण जनता सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट, उस पर भी हमारे आप एनरोल करा सकते हैं। तो मैं चाहता हूं, और आप इसको इजी मत ले, आजकल बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है इलेक्शन को लेके और वोटिंग राइट्स को ख़त्म करने की बहुत बड़ी साजिश चल रही। ऐसे हालात में हमारे को चाहिए कि भाई ये भी एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। जिस तरह सिटीजनशिप के लिए हमारे को है, ये भी एक सिटीज़न है, छोटी सिटीजनशिप है बोल सकते हैं आप इसको, ये भी एक राइट्स है आपको। क्योंकि अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे
तब्दीलियाँ आने के चांसेस है, संविधान में बदलो बोल के, तो हम उसको ले लेके अगर हम बैठेंगे तो आपका जो राइट है, आप हर चीज़ अपने बनाना चाहिए। बच्चों के, छोटे बच्चे पैदा होते हैं, उनके बर्थ सर्टिफिकेट है, उनके आधार कार्ड है, और उनके थोड़ी बड़े होते हैं उनके जो जो भी जैसा पैन कार्ड है, जैसा बच्चे स्कूल को गए उनके बोनाफाइड है, और बच्चों का पासपोर्ट है। हालांकि ज़रूरत नहीं है ये चीज़ें, लेकिन हमारी सिटीजनशिप ने महसूस करें या बरकरार रखने के लिए हमारे को बेहद ज़रूरी है ऐसी चीज़ों के लिए। हम इसके ऊपर ख़ास तवज्जो देना चाहिए हमारे को। तो इसलिए हर सिटीज़न से, हर वो ने हैदराबादी और रंगारेड्डी और महबूबनगर में फिलवक्त हम इसके लिए कंसंट्रेट कर रहे हैं। एमएलसी इलेक्शन है, हमारे को किस तरीके से हम उसको अपना वोटर राइट्स लेना चाहिए। जी हाँ वाहिद साहब, आपने बिल्कुल सही बताया। लेकिन इतना कानून है, अब से नहीं है, शुरू से है कानून, लेकिन फिर भी ऐसे हालात उभर कर आ रहे हैं देश में, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अब ये हालात बनाने वाले थोड़े अपने मतलब सिटीजनशिप जो है, सिटीज़न हैं आके हमारे, उनके ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी आयद होती है। अब देखिए पिछले इलेक्शन में हमारे पास वोटिंग सिर्फ 35% हुई, इसके ज़िम्मेदार हम हैं। वोट डालने के लिए बाहर क्यों नहीं निकलते, सही आदमी को चुनने के लिए बाहर क्यों नहीं निकलते? अगर हम ये अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे, आज ये हालात इस दायरे पे नहीं आते। इसके ज़िम्मेदार हर वो शख्स है जो एक दूसरे के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। अगर हम बढ़ के वोट डालेंगे और हम अच्छे एक कायद को चुनेंगे, अच्छे लीडर को चुनेंगे, तो मैं समझता हूँ हालात बहुत अच्छे होंगे। और एक बात हमारे ख़ास बात यह है, जैसा एमएलसी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं, सेम उसी तरीके से इस इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के लिए एक क्राइटेरिया बनाना चाहिए। कम से कम आदमी एक ग्रेजुएट तो होना चाहिए जो हमारे को लीड कर रहा है, हमारे को लीडर बन रहा है हमारा, कम से कम। तो ये गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से भी मुतालबा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मुतालबा है, लीडर को उसी को बनाइए जो एक पढ़ा लिखा हो। जैसा एजुकेशन मिनिस्टर है तो एजुकेशन से मुताल्लिक़ कुछ तो नॉलेज होना चाहिए, ना कि आप एक मामूली अंगूठे छाप को लेके आके आप सीट पे बिठा दिए, लोगों का तबाही की तरफ लेके चले गए। आज देखिए हमारा जीडीपी कहाँ जा रहा है और हमारे हालात कहाँ हो रहे हैं और किस दाहिने पे हम बैठे हुए हैं। आज सारी दुनिया में हमारी मजाक उड़ा है, तो इसके ज़िम्मेदार हम भी है। हम लीडर को चुनते वक्त देखें, पढ़े लिखे लीडर को चुनें ताकि हम उससे काम ले सकें। जो अच्छा, देश में हर किसी के पास आज आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, इलेक्शन आईडी कार्ड है, हर वो चीज़ है। फिर भी हुकूमत चाहती है कि एक शनाख्त कार्ड, फिर एक उनकी पहचान अलग से एक कुछ और कार्ड बनाए। तो ये क्यों ज़रूरी है? ये इतने कार्ड होने के बाद में क्या हम खुद को साबित नहीं कर सकते कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंडियन हैं? ये क्या अलग कुछ और बनाना बहुत ज़रूरी है, इसमें तब्दीली लाना बहुत ज़रूरी है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैंने अगर हिंदुस्तानी है, कई ऐसे शहरी है जिसके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, लाइसेंस नहीं है, वोटर आईडी नहीं है, तो हर शख्स वो पैदा होते अपने बच्चे का, खैर पिछली तो बात मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आज आने वाले हालात को मद्देनज़र रखते हुए ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम बच्चा पैदा होते उसका बर्थ सर्टिफिकेट बना लेना चाहिए। थोड़ा बड़ा हो गया उसका आधार कार्ड, और थोड़ा बड़ा हो गया पैन कार्ड उसका, और पासपोर्ट बनाइए उसका। खैर वोटर आईडी के लिए आपको 18 ईयर्स कंप्लीट होना है, लेकिन जैसा बच्चा जैसा स्कूल में जाते बोनाफाइड निकालिए उसका, और पासपोर्ट। ये सारी चीज़ें आपकी सिटीज़नशिप बयान करती है। और सिटीज़नशिप आजकल डिक्टेटरशिप चल रही है हमारे यहाँ इंडिया में, जैसा कोई क़ानून नहीं है। अब इसका किसानों के एक्ट को ले लीजिए, जो 3 और एक्ट पास करे हैं, जो सरासर एक खिलाफ वर्जी है एक आम सिटीज़न के लिए, फार्मर्स के लिए। तो हम ये ऐसे क़ानून उन्होंने ऐसा लाद दे रहे हैं और ऐसे हमारे ऊपर थोप रहे हैं कि हम उसके ऊपर उसके दब जा रहे हैं। जैसे हम एनआरसी या सीए के ऊपर ले लीजिए, वो बिल पास कर दिए। ट्रिपल तलाक़ को ले लीजिए आप, और बाबरी मस्जिद के मुतालिक तो आज दुनिया में सारी हंसी हो रही। एक सुप्रीम कोर्ट होते हुए इतना एक बड़ा वो करते हुए ऐसा भी क़ानून, मतलब ऐसा भी जजमेंट हो सकता है, ऐसा भी वर्डिक हो सकता है क्या? तो हमारे को सारी चीज़ों पे वो करना है। इस वक्त क़ानून भी हुकूमत के ताबे और उसके दबेल में है।
तो हर सिटीजन की ये अब इनका एक ख़ास वो है कि संविधान में ही तब्दीली ला लो बोले। कैसा हो सकता है? संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में आप तब्दीली नहीं ला सकते हैं, क्योंकि एक मर्तबा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया आप फिर उसमें आप तब्दीली नहीं ला सकते। आपको बहुत बड़ा उसके भी पीछे वो करना है। लेकिन ये अपनी एक हिंदुत्व के नाम पे, ये हिंदुत्व भी नहीं है, ये हिंदुत्व तो अलग ही है। ये लोग अपनी एक अलग डिक्टेटरशिप बनाना चाह रहे हैं, एक अलग चलाना चाह रहे हैं, जो सरासर गलत और गैर कानूनी, गैर उसमें है, कॉन्स्टिट्यूशन से हट के है। तो ये इम्पॉसिबल है। तो हर सिटीज़न की जिम्मेदारी है अपने हर आईडी को मुकम्मल बनाए और उसको सही से अपडेट करे। बाज़ आईडीज़ में देखा मैं, मेरे पास अक्सर केसेस आते रहते हैं, पासपोर्ट में एक नाम है और उसमें वोटर आईडी में अलग है, आधार में अलग है, बर्थ सर्टिफिकेट में, इसमें एक दूसरे में तालमेल नहीं है। आज हमारे पास टाइम है तो हम कम से कम ये चीज़ों को रेक्टिफाई करना हमारी जिम्मेदारी है, और हमारे महल्ले के आजू बाजू लोगों की भी जिम्मेदारी है। भाई जो चीज़ें जहाँ हैं, खाली हम फ़ायदा उठा लेने से मसले का नहीं, आगे हमारे को इससे प्रॉब्लम ना हो, इसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए हमारे को। बहुत अच्छी बातें बताई आपने, बहुत अच्छे मालूमात भी हुई हमको। लेकिन अब नौजवान जो है, न्यू जनरेशन जो है, उनके लिए और कैसे कैसे कानून अभी निकल कर आए हैं, ऐसे बहुत से नौजवान हैं जिनको नहीं मालूम है कि हम जैसे क्राइम अभी बढ़ रहा है, तो उनके लिए क्या एक छोटा सा कोई मैसेज देना चाहेंगे, जिसकी हम बातें फिर हम अगले एपिसोड में करेंगे। लेकिन अब उनके लिए कोई छोटा सा मैसेज हमारे इस चैनल के ज़रिए से। बिल्कुल, मैं आजकल के नौजवानों को ये एक रिक्वेस्ट भी करूँगा, अपील भी करूँगा और मैसेज भी शेयर करूँगा कि भाई आज हालात बहुत ही संजीदा और बहुत ही ख़तरनाक हालात है। आप लोग अपनी ज़िम्मेदारी संभालिए, वरना हमारा वजूद मिट जाने वाला है अगर हम होश में नहीं आएंगे तो। क्योंकि आज हालात जिस बहुत बड़ी साजिशें रच रही है, आप समझना चाहिए। और हर घर में अब अफसोस की बात तो ये है, कोरोना और ये पेंडेमिक की वजह से लोग तालीम से दूर होते जा रहे हैं, चाहे दीनी हो दुनियावी हो, क्योंकि घरों में बैठ के वो तालीम नहीं होती। तो कम से कम ऑनलाइन सही या फिर घर में अपने इनफरादी तौर पे सही, आप घर में बैठ के तालीम हासिल करें। और वालिदैन से भी ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें, उनको तालीम के लिए ख़ास कर उनको नज़र रख के उनके आगे बढ़ाने के लिए करें। तो मैं पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों पे ख़ास कर नज़र रखिए इन हालात में, क्योंकि अगर हम आज गफलत में रहेंगे तो कल बच्चों को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो पेरेंट्स अपने बच्चों पे नज़र रख के ऑनलाइन पढ़े नहीं, क्योंकि मोबाइल ऐसी चीज़ है, अच्छा भी है बुरा भी है। ये यानी उस तरीके से जैसा छुरी है, चाहे उसे गला काटे या चाहे फ्रूट काटे, तो मोबाइल भी वही है, क्योंकि उसमें अच्छी भी चीज़ें हैं बुरी भी है। तो वालिदैन ख़ास कर बच्चों पे नज़र रखना चाहिए जब वो बच्चे क्लास अटेंड करते रहते मोबाइल में। क्योंकि एक पीरियड ऐसा था मार्च से पहले मोबाइल देने मत दो बोल के था, आज ऐसा हो गया स्कूल एजुकेशन में ये है, मोबाइल दो उनको, या टैबलेट दो या लैपटॉप दो। तो इस तरीके से माँ बाप की भी ये जिम्मेदारी है, उनके ऊपर ख़ास कड़ी नज़र रखें ताकि बच्चे बिगड़े ना और माशरा ख़राब ना हो बोल के। बहुत बहुत सही कहा आपने कि अभी जैसा कि हालात है उस हिसाब से जो है ना, स्कूल से भी दबाव डाला जा रहा है कि बच्चों को मोबाइल देख, ताकि ऑनलाइन जो आजकल क्लासेस चल रही है वो क्लासेस हो। ऐसे और भी बहुत सी बातें और बहुत ऐसे क्या क्या कानून है, जो बारीक से बारीक जो कानून है, हम जब कुछ भी करते हैं तो आपको पहले सोचना चाहिए क्या ये कानून इजाज़त देता है, क्या ये हालात इजाज़त देते हैं, क्योंकि क्या कहता है कानून। ऐसे बहुत से सवालात हैं। आपको हम इस प्रोग्राम में इंशाल्लाह आगे और एपिसोड्स में हम आपको और कुछ बातें जो भी रहेंगी, जो कानून से जुड़ी बातें रहेंगी, हम ऐसे ही बातें आपके सामने लेकर आते रहेंगे और इसके मालूमात आपको कराते रहेंगे। अब मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे वाहिद साहब का, जो कि हमने तफसीली बातें बताई, हर चीज़ खुलासे से बताया। तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। मैं कैमरामैन सिराज के साथ ज़फ़र खान, अब मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सिर्फ़ और सिर्फ Z Now TV।